मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट नोट्स, उसके कंसेप्चुअल जीके और उसके फैक्चुअल पॉइंट्स भी। ठीक है, दोनों का एक साथ रिवीजन हो रहा है। फिर आपको कहीं से भी ना कंसेप्ट पढ़ने की नीड है और नहीं कहीं से फैक्चुअल जीके करने की नीड है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये इसे चैप्टर हमारा चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है। अब तक कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था, अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ पहले वे क्लास देखें, उसके बाद ये वाली क्लास करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में समझ में आता है ना कि पहले से 2-3 क्लास इसकी हो चुकी हैं सीक्वेंस में, और आज ये लगभग शायद 7th नंबर की क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, आप उन्हें देखेंगे तब आपकी क्लास समझ में आएगी। और 2 एक क्लास और बनेंगी इसकी, सारी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें रिवीजन हो जाएगी। जो कि जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्टेट के एग्ज़ाम है, आर एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी वैकेंसी आएंगी अभी, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं आपकी। चलिए तो शुरू कर लेते हैं भाई। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, कब शुरू हुआ था? ये 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था। डेट भी ध्यान रखनी है, सन भी ध्यान रखना है। अगस्त प्रस्तावों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया था, और ये सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की थी भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, अतः व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कहाँ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? ये महाराष्ट्र आश्रम से, पावनार से। ठीक है, विनोबा को प्रथम सत्याग्रही के रूप में, जबकि जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने मनोनीत किया था। अब देखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, और अब तक कितने ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। जबकि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपको पहले भी पता होने चाहिए, दूसरे भी और तीसरे भी। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक मानने के लिए सरकार को एक और मौका दिया गया, यह दिखाने के लिए कि वे युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और राष्ट्रवादी नाजीवाद शासन और दोहरी निरंकुशता के बीच कोई फर्क नहीं समझते हैं। राष्ट्रवादियों का धैर्य उनकी कमजोरी के कारण नहीं था। युद्ध विरोधी घोषणा के प्रसार के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता का मार्ग तलाश करना था। 2 चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था, और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा गया। जो इसका दूसरा चरण था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, जो 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था, इसको क्या कहा गया था? दिल्ली चलो सत्याग्रह। 25,000 लोगों के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के सदस्यों को मई 1941 तथा दिसंबर 1941 में गिरफ्तार किया गया, और वे जापानी आक्रमण से भारतीय क्षेत्रों को बचाव करना चाहते थे। युद्ध में सहयोग के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा कई मांग रखी गई थी। कौन कौन सी? कि युद्ध के बाद हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और सत्ता का तत्काल स्थानांतरण किया जाए, ये इसकी मांग रखी गई थी। ठीक है, कि तभी हम युद्ध में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मांग रखी थी। गांधी जी ने बहुत सोच विचारने के बाद C राजगोपालाचारी के बजाय पंडित नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे गांधी जी के उत्तराधिकारी कौन रहे हैं? पंडित नेहरू जी। और किसके स्थान पर रहे हैं ये भी ध्यान रखेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 आ गया है। ये क्या था भाई क्रिप्स मिशन? क्या प्रावधान था इसमें? डोमिनियन स्थिति के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, और यह संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठीक है, एक तो क्या कहा गया इसमें कि डोमिनियन स्थिति के साथ भारतीय संघ की स्थापना कर देंगे, और जो संयुक्त राष्ट्र है और जो राष्ट्रमंडल है, ये इनके साथ अपने संबंधों को निर्धारित करने के लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। युद्ध के बाद संविधान सभा का प्रांतों चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से और देशी रियासतों नामित के सदस्यों के साथ गठित की जाएंगी। ठीक है, प्रांतों का और देशी रियासतों का गठन होगा युद्ध के बाद संविधान सभा का। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि युद्ध के बाद संविधान सभा का प्रांतों और देशी रियासतों के सदस्यों के साथ गठन किया जाएगा। संविधान सभा का, सॉरी पहले गलत बोल दिया मैंने, इसमें कहा गया है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
नए संविधान को स्वीकार करने की शर्तें अपना अलग संविधान और एक अलग संघ होने की स्थिति में कोई भी प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं हो सकता है। अगर अलग अलग संविधान होगा, अलग संघ होगा, तो ये कहा गया कि कोई भी प्रांत जो है क्या होगा, इसमें भारतीय संघ में शामिल नहीं हो सकता है। और नई संविधान सभा, निर्मात्री सभा तथा सरकार सत्ता हस्तांतरण के लिए संधि पर बातचीत करेगी। ये नए संविधान को स्वीकार करने की 2 शर्तें रखी गई थी। अब कांग्रेस क्या चाहती थी, वह ये पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। इसने देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के बजाय मनोनयन की व्यवस्था का विरोध किया। पृथक होने का अधिकार राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाए जाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और गवर्नर जनरल का वर्चस्व बरकरार रखा गया। ठीक है, ये कांग्रेस चाहती थी। मुस्लिम लीग के क्या विचार थे, यह एकल भारतीय संघ के विचार के विरुद्ध था। संतुष्ट नहीं थे मुस्लिम लीग, क्यों? क्योंकि इसके प्रावधानों ने मुस्लिमों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसने संविधान सभा के निर्माण के लिए विधि को अनुमोदित नहीं किया था। क्रिप्स मिशन के असफल होने का क्या कारण रहा है? मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करने के लिए एक हथियार मात्र था। ठीक है, क्या था ये? एक मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करने का एक हथियार मात्र था ये क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भी क्या हुआ? असफल हो गया था। अब आया भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति कहा जाता है इसको। ये शुरू हुई थी 1942 में, 1942 में। क्रिप्स मिशन के विफल हो जाने के बाद गांधी जी द्वारा ब्रिटिश की वापसी के लिए एक संकल्प तैयार किया गया था और जापानी आक्रमण के खिलाफ अहिंसक असहयोग आंदोलन किया गया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को WC की बैठक में प्रस्ताव स्वीकार किया गया, CWC की बैठक में। ठीक है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसकी बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, और इसमें ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया। संघर्ष के क्या कारण थे? वे क्रिप्स मिशन की विफलता ने ब्रिटिश सरकार के अपरिवर्तनीय रवैये को उजागर कर दिया था। कांग्रेस नेतृत्व चाहती थी कि जनता संभावित जापानी आक्रमण के लिए तैयार रहे। युद्ध में नुकसान के कारण ब्रिटिश शासन के स्थायित्व में विश्वास की कमी आ गई थी। बंगाल उड़ीसा समेत ब्रिटेन द्वारा भेदभावपूर्ण भू नीति को अपनाया जाना, इसके कारण भी संघर्ष हो रहा था। और बंगाल उड़ीसा में नमक चावल की बढ़ती कीमतों के साथ नावों की जब्ती द्वारा सरकार की नीति और मंशा उजागर हो गई थी उनकी। भेदभावपूर्ण भूनीति क्या थी? यह दुश्मन राष्ट्र के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट करने की एक सैन्य रणनीति है, जैसे बंगाल और उड़ीसा में नावों को जब्त करना। ठीक है, तो पता होना चाहिए भेदभावपूर्ण भूनीति क्या होती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। डेट भी कहाँ हुई थी, कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था। ये गांधी जी द्वारा इस सत्र में करो या मरो का मंत्र दिया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद की क्या क्या गतिविधियां रही हैं? लोक प्राधिकरण के प्रतीकों पर आक्रमण किए गए, भूमिगत गतिविधियां चलाई गई और उषा मेहता ने बम्बई से भूमिगत रेडियो स्टेशन की कमान संभाली थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बलिया में चित्तू पांडे, तामलुक बंगाल में विद्युत वाहिनी, संतारा में VEB चौहान व नाना पाटिल आदि द्वारा समानांतर सरकारें स्थापित की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नाम भी प्लेस के और कौन से प्लेस से कौन रिलेटेड है, कहाँ पे किसने समानांतर सरकारें स्थापित की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। युवा, महिला, श्रमिक, किसान, सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से निचले स्तर के मुस्लिम कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन में भाग लिया। उच्च वर्ग अब भी सरकार की वफादार बनी रही थी। ठीक है, किस किसने पार्टिसिपेट किया था ये, लेकिन उच्च वर्ग क्या था? अभी भी सरकार के साथ था। आंदोलन के दौरान कोई सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई, लेकिन सरकारी दमन के तहत लगभग 10,000 लोग मारे गए भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे? महात्मा गांधी थे। ग्वालियर टैंक में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और इसके बाद 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल भारतीयों का सरकार के द्वारा दमन के विरोध में 21 दिनों तक अनशन किया गया। 21 दिनों का अनशन किया था। ठीक है, गांधी जी ने। जयप्रकाश नारायण JP के रूप में लोकप्रिय थे ये। उन्होंने योगेंद्र शुक्ल के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से आज़ादी के भूमिगत आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भूमिगत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? जयप्रकाश नारायण ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर।
राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका, अच्युत पटवर्धन, ये सब क्या थे? भूमिगत गतिविधियों से जुड़े नेता थे। सबके नाम इंपॉर्टेंट हैं। चित्तू पांडे, इन्होंने बलिया यूपी में एक समानांतर सरकार बनाई थी और इन्होंने खुद को गांधीवादी बताया था। उषा मेहता छोटे समूह का हिस्सा थी ये, और जो कांग्रेस रेडियो चलाता था उन्होंने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया था, उषा मेहता ने। जवाहरलाल नेहरू, शुरू में उन्होंने कट्टर उदारवादियों का समर्थन किया जो गांधी जी की योजना के विरोधी थे। बाद में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। रास बिहारी बोस, इन्हें जून 1942 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, रास बिहारी बोस को, और इन्होंने जापानी बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय युद्धबंदियों को लामबंद किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का गठन किया। ये ध्यान रखना है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? रास बिहारी बोस को। कप्तान मोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख सेनापति थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना में 1943 में शामिल हुए और इन्होंने प्रसिद्ध "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो के एक भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के तहत INA ने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। C राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई, वे स्वतंत्रता के बाद एक जनमत संग्रह के माध्यम से मुसलमान के अलग होने के खिलाफ थे और उन्होंने जुलाई 1942 में कांग्रेस की AICC से इस्तीफा दे दिया था। केसी मशरूवाला 8 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की गिरफ्तारी के बाद वे साधारण जन संबंधी भावनाओं को भड़काने के लिए उग्रवादी मुद्दों को सामने लाए थे। मशरूवाला। सतीश सामंत, ये स्थानीय कांग्रेस नेता और तामलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सम डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सतीश सामंत की। लक्ष्मण नायक, कोरापुट के जनजातीय तबके को जपोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु इन्होंने संगठित किया था और इनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया था। नाना पाटिल, सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने और महत्व क्या था इसका? राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे में स्वतंत्रता की मांग को जोड़ा गया था इसमें। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया, डेट भी ध्यान रखनी है। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी, सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। 1943 में अकाल यह बंगाल के दक्षिण पश्चिम में पड़ा। विशाल सेना को भोजन की आपूर्ति के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बाधित हो गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया बर्मा से आयात बंद कर दिया गया और इस सरकार के कुप्रबंधन से और भी अधिक बढ़ गया था। ठीक है। C राजगोपालाचारी फार्मूला आया 1944 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करने के लिए C राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया। इसे संवैधानिक संकट को हल करने के लिए लाया गया था और इसके मुख्य बिंदु क्या थे? C राजगोपालाचारी फार्मूला के मुख्य बिंदु देखते हैं। मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करे, एक तो ये था, इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम लीग है वो स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का समर्थन करे, और एक था केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग सहयोग करे ताकि केंद्र में अंतरिम सरकार बन सके। तीसरा है एक अलग संप्रभु राष्ट्र के गठन के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र से जनता द्वारा जनमत संग्रह कराया जाए। जो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जनमत संग्रह कराने की बात की गई। और ये विभाजन की मांग को स्वीकार किया जाता है तो रक्षा, वाणिज्य, संचार के लिए संयुक्त रूप से समझौता किया जाए। यदि ब्रिटिशों द्वारा भारत को पूर्ण शक्तियाँ दी जाती हैं तो इन शर्तों पर अमल किया जाए। महत्व क्या था? इसने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग केवल उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के मुसलमानों को वोट देने का अधिकार देना चाहती थी और ये केंद्र में साझा सरकार के गठन की विरोधी थी। ठीक है, ये साझा सरकार नहीं बनाना चाहती थी। देसाई लियाकत समझौता हुआ वही 1945 में। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा सुझाए गए सदस्यों की संख्या समान हो, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित हों, ये कहा गया था इसके अंदर। और यह दोनों के बीच एक समझौता कराने में विफल रहा, लेकिन उनके बीच समानता का परिचय करा सका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं सारे समझौते के। ठीक है।
वेवेल योजना आई थी 1945 में, शिमला समझौता भी बोलते हैं वेवेल योजना को। लॉर्ड विस्काउंट वेवेल 1943 में भारत के वायसराय बने ये। इसने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसकी प्रमुख बात क्या थी ये बता रहे हैं। वेवेल योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रखी गई थी। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए, एक तो इसमें ये कहा गया, ठीक है। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती है। हिंदू मुस्लिमों के लिए समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत सरकार का प्रावधान 1935 के तहत अंतरिम सरकार के रूप में काम करने के लिए परिषद का पुनर्निर्माण किया गया। केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, क्या, परिषद जो होगी, ठीक है। वेवेल प्रस्ताव पर विचार के लिए शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। अब ध्यान रखना है वेवेल योजना की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बता दिया आपको, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आ गए हैं। मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया रही इसको लेके। जिन्ना की वीटो शक्ति की मांगों को पूरा करने में विफल रही है। ये केवल मुस्लिम लीग के मुस्लिम सदस्यों को कार्यकारी परिषद के लिए चुनना चाहती थी, ठीक है। जिन्ना क्या चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम सदस्य हैं वो कार्यकारी परिषद के लिए चुने जाएं। यह आशंका थी कि इस व्यवस्था से मुस्लिम लीग की संख्या 1/3 रह जाएगी। वेवेल पश्चिमी पंजाब से मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में खिजर हयात खान को चाहते थे। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी निर्णय 2/3 बहुमत से पारित हो, ठीक है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही इसके लिए। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई कि कांग्रेस को विशुद्ध रूप से जातिवादी हिंदू पार्टी का दर्जा देने की कोशिश है और इसने अपने प्रत्याशियों के बीच अपने सभी समुदायों के सदस्यों को शामिल करने के अपने अधिकार पर जोर दिया। अंततः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, ठीक है, ये भी विफल घोषित हो गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा समर्थित आंदोलन कौन से थे। 1941 में भेष बदलकर भारत से चले गए थे और 1938 से 45 तक ये कहाँ रहे, जर्मनी में रहे। बर्लिन में इन्होंने फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय युद्ध कैदियों के अंतर्गत स्वतंत्रता सेना, मुक्ति सेना भी नाम दिया गया इसको, इन्होंने ये इसकी स्थापना करी थी। उनके द्वारा बर्लिन रेडियो का उपयोग किया गया तथा इसे आज़ाद हिंदू रेडियो कहा जाता था। इसके मुख्यालय को सिंगापुर और फिर रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका मुख्यालय सिंगापुर में था और फिर वहाँ से रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया था। टोक्यो सम्मेलन हुआ मार्च 1942 में। रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम से एक संगठन बनाया था। ध्यान रखेंगे किसने बनाया था ये, रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। मोहन सिंह सेना प्रमुख के कमांडर बनने वाले थे, मोहन सिंह जो थे। सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ, बर्मा से मलाया तक रहने वाले सभी भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन वे जापानी सरकार के निहित स्वार्थों से आशंकित थे, इसलिए इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भविष्य में बैंकॉक में बैठक का निर्णय लिया गया। बैंकॉक सम्मेलन हुआ था जून 1942 में और इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने और इसमें 14 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया था और इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधीन कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या थे भाई इसके, जापानी सरकार को स्पष्ट रूप से भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए। जापानी सरकार को लीग को भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और संरक्षक के रूप में मान्यता देनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक मित्र सेना के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और युद्धबंदियों को लीग को सौंप दिया जाना चाहिए। इसने स्वतंत्रता के बाद जापान के साथ भारत के संबंधों, उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता के संबंध में आश्वासन की मांग की थी। किसमें कहा गया था ये सब, ये कहा गया था टोक्यो सम्मेलन के अंदर। 1943 में जापान में बोस क्या करा इन्होंने, जापान के अंदर वे ब्रिटिशों को खदेड़ने, भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जापानी सरकार के समर्थन और वादे के लिए मई 1943 में जापान गए थे। मोहन सिंह के जापानी सरकार के साथ मतभेद के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आईएनए से हटा दिया गया। मोहन सिंह को, जो कैप्टन थे इसके, बाद में उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। वह कांग्रेस शासन के तहत संसद सदस्य भी बने थे। सुभाष चंद्र बोस को जून में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व दिया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान भी संभाली थी। आज़ाद स्कूल कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के अंतर्गत एशिया की पहली महिला रेजिडेंट थी ये आज़ाद स्कूल, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है।
हबीब उर रहमान के अधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण स्कूल ओपन किए गए थे। स्वतंत्र भारतीयों की अंतरिम सरकार सिंगापुर में गठित हुई अक्टूबर 1943 में। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के बैनर तले मार्च 1944 में आईएन ने बर्मा के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया और दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, फिलीपींस ने इसे अंतरिम सरकार की मान्यता दी थी। किस किस कंट्री ने? जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन और फिलीपींस ने। जापानी सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को इसे दे दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप का। ठीक है, 30 दिसंबर 1943 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है। इम्फाल की लड़ाई हुई। जापान ने आईएनए के साथ मार्च जुलाई 1943 से इम्फाल पर आक्रमण करने और मित्र देशों की सेना को नष्ट करने की कोशिश की। मित्र देशों की सेना द्वारा बर्मा को पीछे से धकेल दिया गया। कोहिमा युद्ध हुआ। ब्रिटिश को घेरने का एक और असफल प्रयास किया गया कोहिमा युद्ध में। मई 1945 रंगून को अंग्रेजों ने जीत लिया था। सितंबर 1945 में जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, लाल किला मुकदमा चला इस पे। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने 1945 में समर्पण करने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर निष्ठा के प्रति शपथ तोड़ने पर लाल किले में नवंबर 1945 से मुकदमा चलाने का निर्णय लिया गया। आईएनए के सिपाहियों को बचाने हेतु वकीलों की 17 सदस्यीय आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया और इसका नेतृत्व किया था भूलाभाई देसाई द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेंगे ये कि आईएनए के सिपाहियों को बचाने के लिए जो आज़ाद हिंद बचाओ समिति बनी थी उसका नेतृत्व किसने किया था। सहयोग के लिए कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, नेहरू जी थे, अरुणा आसफ अली थी और काटजू। ठीक है, ये सब इसमें सदस्य थे। कर्नल गुरुबख्श सिंह, कर्नल प्रेम सहगल, मेजर शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया था। 12 नवंबर 1945 के बाद आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा? 12 नवंबर 1945 के बाद 12 नवंबर को। ठीक है, आईएनए के अधिकारियों को नवंबर 1945 और मई 1946 में दिल्ली के लाल किले पर कोर्ट मार्शल के लिए ले जाया गया। आईएनए के जो अधिकारी थे, लगभग 10 कोर्ट मार्शल किए गए। भारत के आम चुनाव हुए दिसंबर 1945 में। क्लीमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी, ये ध्यान रखेंगे। कौन सी थी? लेबर पार्टी थी उस टाइम। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के नए राज्य सचिव नियुक्त हुए थे। प्रमुख कदम क्या थे? 10 साल बाद भारत में आम चुनाव की घोषणा की गई और ये चुनाव अंतिम बार 1936 में आयोजित हुए थे। 91% गैर मुस्लिम सीटें कांग्रेस ने जीती और मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को। केंद्रीय विधानमंडल की 102 सीटों में कांग्रेस को 57 पर सफलता मिली और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की। मुस्लिम लीग ने सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, इस चुनाव के अंदर क्या महत्व रहा? मुस्लिम लीग 1935 के चुनाव के विपरीत एक मुस्लिम पार्टी के रूप में स्थापित हुई। पृथक निर्वाचन और सीमित मताधिकार ने चुनाव में सांप्रदायिक मतदान में योगदान दिया। जिससे प्रांतों के लिए 10% लोग मतदान कर सकते थे और केंद्रीय विधानसभा के लिए 1% योग्य थे। ठीक है, प्रांतों के लिए तो 10% से ज़्यादा लोग मतदान कर सकते थे और केंद्रीय विधानसभा के लिए 1% से ज़्यादा योग्य थे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या शाही नौसेना विद्रोह बोलते हैं, ये हुआ था 1946 में। खराब वेतन, खाद्य नस्लें भेदभाव के कारण HMIS तलवार के तहत एक विद्रोह शुरू किया गया। इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये इस जहाज का क्या नाम था? HMIS, सॉरी गलत बन गया, ये HMIS है। जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और CPI के लाल झंडे फहराए गए के कारण सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। बॉम्बे में हिंसा शुरू हुई थी जिसमें 200 लोगों की जान चली गई। सरदार पटेल के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हो गया था। आश्वासन देने के बावजूद भी विद्रोहियों को मुकदमों का सामना करना पड़ा और भारत में 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया था फिर इंडिया के अंदर। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन आया यहाँ पे 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, भारत के राज्य सचिव थे।
सर स्टेफोर्ड थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और वी अलेक्जेंडर थे एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड। ठीक है, ये सब कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। क्या उद्देश्य था कैबिनेट मिशन योजना का? अंतरिम सरकार के लिए व्यवस्था करना, स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन के लिए तंत्र तैयार करना। कांग्रेस और लीग के मध्य आम सहमति नहीं बन सकी, इसलिए मिशन अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ गया। ये इसके उद्देश्य थे। प्रस्ताव: भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। ये प्रस्ताव रखा गया इसके अंदर। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार साधन केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ठीक है, विदेशी मामले जो हुए, प्रतिरक्षा हुआ, संचार साधन हुआ, ये सब किसके अधीन होंगे? केंद्र सरकार के अधीन। मिशन की योजना के तहत संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषयों और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? प्रांतों में। देशी रियासतें जो विषय और शक्तियाँ संघ को सौंप देंगी, उसके अतिरिक्त अन्य सभी विषय उनके पास सुरक्षित रहेंगे। अंतरिम सरकार के सभी सदस्य भारतीय होंगे और वायसराय का बिल्कुल न्यूनतम हस्तक्षेप होगा उसमें। संविधान सभा से अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के निर्माण हेतु प्रत्येक प्रांत की 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि, मतदाताओं के 3 वर्ग थे, सामान्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से 3 समूह, सामान्य, मुस्लिम और सिखों में मतदान। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 292 प्रांतों से थे ये, और 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से थे और 93 देशी रियासतों से थे। सभी विषय संघ और अवशिष्ट को छोड़ के बाकी किसको दे दिए गए? प्रांतों को। देशी रियासतों को सभी विषयों और अवशिष्ट विषयों को दिया गया था। वे अब ब्रिटिश परम सत्ता के अंतर्गत नहीं थे और भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भी रियासतें स्वतंत्र थीं। 3 स्तरीय कार्यपालिका, प्रांतीय विधानसभा, अनुभाग और संघ स्तर पर विधायिका, ये 3 स्तर की कार्यपालिका बनाई गई थी। प्रांतीय विधानसभा, अनुभाग और संघ स्तर पर विधायिका। ठीक है, 3 वर्गों के तहत प्रांतों का समूहन। समूह कै में कौन कौन से वे आए थे? राज्य, रियासतें, राज्य आए थे, प्रांत आए थे, मतलब मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत आया था, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ये हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, ये समूह कै में आए थे। समूह ग में आगे थे ख के अंदर पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, ये समूह ख के अंदर आए। और समूह ग में बंगाल और पंजाब आए थे। ठीक है, जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे। समूह के सदस्य अलग से प्रांतों के गठन का फैसला करेंगे। संघ का संविधान पूरे संविधान द्वारा तैयार किया जाना था। पहले आम चुनाव के बाद प्रांत समूहों से बाहर आने के लिए स्वतंत्र होंगे और 10 साल बाद प्रांत समूह या संघ के पुनर्विचार के लिए स्वतंत्र होगा। इसके प्रावधान थे। कांग्रेस अनिवार्य समूहन प्रांतीय स्वायत्तता के अनुरोध के विपरीत था। प्रांतों को समूहीकरण में शामिल नहीं होने दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने NWFP और असम के प्रांतों पर शासन किया था। NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, देशी रियासतों के नामांकित सदस्य स्वीकार नहीं किए गए थे और आखिर में कांग्रेस ने अनुमति दे दी थी इसके लिए। मुस्लिम लीग अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था चाहती थी। विभाजन के बाद मजबूत पाकिस्तान के लिए मुस्लिम बहुल प्रांत पर अधिकार चाहते थे ये। मुस्लिम लीग ने जून में योजना को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने 24 जून को दीर्घकालिक योजना स्वीकार की। 16 अगस्त से सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुए और 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। गढ़मुक्तेश्वर यूपी का, कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखली, बिहार, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे इन दंगों में। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के पश्चात 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने और जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। इस सरकार का गठन मुस्लिम लीग के बिना किया गया था, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर को उसे इसमें शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी। लीग के 5 प्रतिनिधि थे: लियाकत अली, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निश्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजनफर अली खान। ठीक है, ये लीग के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। अंतरिम सरकार में कौन कौन से सदस्य थे? देखो, परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। श्रम मंत्री थे इसमें जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह।
कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा। वित्त मंत्री थे इसमें लियाकत अली खान। डाक और वायु मंत्री थे अब्दुल रब निश्तर। और रेलवे परिवहन मंत्री थे आसफ अली। शिक्षा और कला मंत्री थे राजगोपालाचारी। वाणिज्य मंत्री थे आई चुंद्रीगढ़। और गजनफर अली खान थे स्वास्थ्य मंत्री। और जोगेंद्र नाथ मंडल थे विधि मंत्री। ठीक है, तो ये अंतरिम सरकार का बता दिया है, इसमें कौन कौन सदस्य क्या थे। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई भाई, पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें 389 सदस्य, 292 प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। और दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रांत के 4 थे, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, इन सबसे 4 प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश ने घोषित किया कि संविधान सभा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र पर लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन सी थी? कौन थी? संविधान सभा थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें बने। उद्देश्य का प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1947 को लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। ठीक है, लाया गया, इसकी डेट भी ध्यान रखनी है, कब अपनाया गया इसकी डेट भी ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। और स्वायत्त इकाइयों, अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ एक स्वतंत्र गणराज्य के आदर्शों को इसमें प्रदर्शित किया गया था। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? सत्ता हस्तांतरण करने के लिए एक से अधिक केंद्रों को स्वीकार किया और कांग्रेस को एक संविधान बनाने की अनुमति दी। एटली का घोषणा पत्र आया भाई 1947 में। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने बयान में सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा घोषित कर दी थी। ये एटली का घोषणा पत्र में डिक्लेयर कर दिया गया था कि किसको? कि 30 जून 1948 को हम तुम्हें सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा यदि संवैधानिक सभा पूरी तरह से तैयार नहीं हो तो यह कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को शक्तियाँ हस्तांतरित कर देगी। यदि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत संघ में शामिल नहीं होते हैं तो सत्ता यह हस्तांतरण ब्रिटिश की शक्ति दायित्वों को प्रांतों के संदर्भ में समाप्त कर देगा। सत्ता का जो हस्तांतरण है ब्रिटिश की शक्ति और दायित्व को प्रांतों में, मतलब अब प्रांतों में ब्रिटिश की शक्ति और दायित्व नहीं रहेंगे। शक्तियों को उत्तराधिकारी राज्यों में स्वतः हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश के हाथ में नहीं रहेगी, अब ये राज्यों के हाथ में आ जाएगी। लॉर्ड वेवेल की जगह माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने यहाँ पे, और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। मुस्लिम लीग ने इसके बाद नागरिक जन अवज्ञा का शुभारंभ किया था। ध्यान रखें किसने करा था? मुस्लिम लीग ने। और लॉर्ड वेवेल ने एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1948 तक अंग्रेजों को भारत को पूर्ण रूप से छोड़ने का सुझाव दिया गया था। ब्रेक डाउन प्लान क्या था ये ध्यान रखना। ठीक है, वेवेल ब्रेकडाउन योजना क्या थी भैया? इन्होंने उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम के 6 मुस्लिम प्रांतों में ब्रिटिश सेना और अधिकारियों को वापस बुलाने की योजना बनाई। इसका कैबिनेट मिशन योजना द्वारा अतिक्रमण किया गया था। ठीक है, ये थी वेवेल ब्रेकडाउन योजना। निश्चित तिथि निर्धारित की गई। बढ़ते संवैधानिक संकट को रोकने के लिए संबंधित पक्ष प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन सके इसलिए, और भारतीयों को अंग्रेजों की ईमानदारी पर विश्वास दिलाने के लिए। ठीक है, अब आए माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को आई थी ये माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947। माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय थे श्री राजगोपालाचारी। इन्हें एकीकरण के विकल्पों को ढूंढने के लिए भारत में भेजा गया था, लेकिन एम.ए. जिन्ना संप्रभु पाकिस्तान को लेकर अड़े हुए थे। कांग्रेस ने जून में विभाजन के लिए सहमति दी और 3 जून को क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी योजना बनाई गई थी। क्या योजना थी? मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र यदि चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं और इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा, 2 अलग अलग संविधान निर्मात्री सभा का गठन होगा। बंगाल और पंजाब की प्रांतीय विधानसभाएं 2 पृथक पृथक भाग होंगे। उत्तर पश्चिम प्रांत और सिलहट में जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जनमत संग्रह की बात की गई। सिंध अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र था। विभाजन के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का गठन किया जाना था। चूंकि कांग्रेस ने एकीकृत भारत की मांग की थी इसलिए उसकी सभी मांगें पूरी होनी थी।
देसी रियासतों को आज़ाद रहने से इनकार किया गया, वे भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो सकते थे। बंगाल को कोई स्वतंत्रता नहीं थी और पाकिस्तान में हैदराबाद का प्रवेश निषेध था। सीमा विभाजन के मामले में सर रैडक्लिफ के तहत सीमा आयोग स्थापित किया गया था और इस योजना को ब्रिटिश संसद में 16 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए थे और 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र प्रभुत्व राष्ट्र बना। ठीक है, ये अधिनियम भी ध्यान रखना है। प्रत्येक डोमिनियन को अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए गवर्नर जनरल को रखना था। माउंटबेटन भारतीय क्षेत्र के लिए और एम.ए. जिन्ना पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बने। विधानमंडलों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एवं डोमिनियन के लिए मौजूदा विधानसभाओं को भंग करने के लिए संविधान सभा का उपयोग किया गया। जब तक नया संविधान नहीं अपनाया जाता तब तक शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया गया। ठीक है, ये कहा गया इसमें। प्रांतों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण 2 चरणों में हुआ। नेहरू ने अखिल ऑल इंडिया स्टेटस कॉन्फ्रेंस सत्रों की अध्यक्षता की। उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करने वाले राज्यों को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा और जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के विभागों का कार्यभार संभाल लिया था। पहले चरण में कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश मामलों पर केंद्र का अधिकार स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ था पहले चरण में और शक्तियां प्रदान की गई थी। दूसरा चरण राज्यों का नज़दीकी प्रांत या नए क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, काठियावाड़ क्षेत्र, राजस्थान, एमपी इन सब में एकीकरण किया गया। प्रांतों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन जो कुछ वर्षों के लिए अपनी पुरानी सीमाओं को बनाए रख सकते थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन तथा कुछ राजाओं को गवर्नर, राज प्रमुख बनाया गया और प्रीवी पर्स प्रदान किया गया। ठीक है, ये चरण सेकंड के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, कौन कौन सी आंदोलन हुई, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, किसने पार्टिसिपेट किया है, कैसे कैसे भारत आज़ाद हुआ है, सब आपको सब बता दिया गया है। सारे फैक्ट बता दिए गए हैं इसके अंदर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। 1-2 बार वीडियो देखोगे ना, एक क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा इन नोट्स से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चलिए धन्यवाद, कल नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।